दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को रेवाड़ी हरियाणा में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार के लगभग आधा दर्जन मंत्रियों से मुलाकात होने और उनके सामने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक लंबित विकास योजनाओं और जन समस्याओं के निराकरण की कार्ययोजना पेश करने की बात कही है। आज यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने संकेत किया कि रेवाड़ी विधानसभा चुनाव वे लड़ने की इच्छा रखते हैं। इस मौके पर उनके साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल नंबरदार, रणधीर सिंह फिदेड़ी, मोहन तिवाड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा युद्धवीर, पूर्व सरपंच हांसा का सुनील गोकलगढ़, आत्म प्रकाश, राजेश सैनी, हितेश यादव आदि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। आदरणीय प्रेस बंधु और सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ मेरे मीडिया के साथी, बहुत दिन के अंतराल के बाद एक मन था कि पत्रकार बंधुओं से साक्षात किया जाए, मिला जाए, अपनी बात भी बताई जाए। और ये एक अवसर इसलिए मिल गया कि परसों में रेवाड़ी के विधानसभा के विकास को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था। और वहाँ जो अनुभव हुआ वो देख के ऐसा लगा कि राजनीति में जो एक सुखद परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से राजनीति समाज को समर्पित होती जा रही है, जो मैंने दृश्य देखा वो अभूतपूर्व था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे दिन हाई परचेज पावर कमेटी में व्यस्त रहे और रात को 8 बजे के बाद जब वो आए तो हजारों की संख्या में मिलने वाले लोग उपस्थित थे। और आश्चर्य, वो सबसे मिले। हमारे कोसली के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह जी 10:30 बजे मिल पाए। अटेली विधायक सीताराम जी 11 बजे मिल पाए और मुझे मिलने का अवसर मिला 11 और 12 के बीच में। मैं जो काम लेके गया था मैं कहना भी नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मुख्यमंत्री की हालत देख के। और वर्चुअली मैंने ये कहा, मैं कहा मुख्यमंत्री जी आपकी ये हालत और कठिन परिश्रम देख के मुझे काम बताते हुए गिलानी हो रही है। मैं ये निवेदन करता हूँ पहले आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कापड़ीवास जी मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया है और अब सबको फारिग करके ही करूँगा। इस तरह का नेतृत्व किसी प्रदेश को मिले भाई, उससे बढ़िया बात, उससे बड़ी प्रभु की कृपा हो नहीं सकती। वहाँ मैंने अपने इलाके की मांगें रखी। मैंने वही कहा भाई साहब हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहला, धारवाड़ा का जो प्रदूषित पानी है, अब बारिश आ गई है, बिना बहाने, बिना मतलब थोड़ी सी बारिश होते ही भिवाड़ी के उद्योग वहाँ प्रदूषित पानी छोड़ देंगे। और धारवाड़ा का सेक्टर 6 तो जाम होगा ही, हाईवे भी जाम होती रहती है बार बार। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, खट्टर साहब उस पानी को रोक के आए थे। बीच में चुनाव हो गया और जो भी स्थिति रही, अब मेरा ये निवेदन है कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी अलवर से सांसद है, जिनके पास पर्यावरण का महत्व है। प्रदेश में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, तो इसको तुरंत, जब तक हाई लेवल कमेटी नहीं बनेगी ACS लेवल के लोगों की, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। और उसका समाधान मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले भी बताया था। ये केवल कागजों में ना रह जाए, अल्टीमेटली करना होगा। जनता को दर्द है, चुनाव में इसका भी असर आता है, तो आप इस तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई शुरू करें। उसका समाधान ये है कि जब हम रेवाड़ी का पानी साहबी नदी तक पहुंचा गए तो राजस्थान एक सारे का बांध है,
जो यहाँ से 13-14 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर में खुदाई होनी है बस। खुदाई का पानी वहाँ से निकाल दो, बाद में इतना ढाल है कि पानी अपने आप कूदता चला जाएगा। और वो बांध इतना बड़ा है, उसमें पानी साहबी नदी से कई गुना बड़ा है। वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। धारवाड़ा, भिवाड़ी, अलवर सबका पानी वहाँ आ सकता है। जब विकल्प है फिर क्यों नहीं हो रहा? गंभीरता से ये बात दी गई, कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। और इसी विषय में मैं स्वयं भूपेंद्र यादव से मिलने जा रहा हूँ। दूसरा, मैंने ये कहा कि हमारा एक बॉयज़ कॉलेज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो हमने चालू करवाया। उसके लिए ज़मीन मंजूर हो गई थी, ज़मीन को विड्रा कर लिया गया और वो स्कूल मजबूरी में सीनियर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। ना स्कूल प्रॉपर चल पा रहा है और ना कॉलेज। पिछले बार जो सुपर 100 को सैनिक स्कूल खाली हुई बिल्डिंग दे दी गई थी, हमने पहले ही मांग रखी हुई थी, पर अधिकारियों के गलत रवैये के कारण उसको सौंप दी गई। लोगों ने एजिटेशन किया, हमने आंदोलन किया, हम धरने पे बैठे और सरकार ने उसको वापस भेज दिया और हमारी बात मान ली गई। पर जो हमारी मुख्य मांग थी, जनता की मांग थी, जनता ने उसको बोर्ड भी लगा दिया था बॉयज़ कॉलेज का, वो अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मैं भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग है, सरकार का कुछ लगना नहीं, केवल शिफ्ट करनी है, उसमें आपत्ति क्या है? उन्होंने ये बात बड़ी गंभीरता से मानी और इसका मैंने बहुत इन डिटेल इन लेंथ शिक्षा मंत्री से चर्चा की। उन्होंने 2-4 बात की जी, स्टाफ बढ़ेंगे, फला बढ़ेंगे, मतलब वो बाद में बढ़ा लेना, एक बार आप इसको शिफ्ट कर दें। और ये जायज़ बात थी, उन्होंने मानी, शिक्षा मंत्री ने मानी। इसी तरह से रेवाड़ी नगर का पानी का मामला उठाया, मगर रेवाड़ी में 2-2 दिन का पानी जाता है। और ये बात मैंने बनवारी लाल जी हमारे मंत्री हैं उनसे कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप स्टोरेज के लिए जगह दीजिए। मेरा उत्तर था स्टोरेज की तो बाद की बात है, जो स्टोरेज उपलब्ध है अब कालाका और लिसाना में, कम से कम उनको आप पूरा भर दो। हमारे समय में नहर का पानी 22 दिन मिलता था, वो 13 दिन पे कर दिया, 14 दिन पे कर दिया। कितना कम हो गया? ये बात मानिए कि पानी तो सबको मिलना चाहिए। तो बनवारी लाल जी मुझे, मैं क्या करूँ स्टोरेज का? मैं नहीं, लिसाना में एक स्टोर बनाने की जगह बची हुई है और जो हमारे स्टोरेज हैं इनको राइज करके 1-2 मीटर उठा के इतना पानी आ सकता है। और राइज अगर टेपर में कर दोगे तो उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो बोले चलो इस प्रपोजल पर हम काम करते हैं। हमने विकल्प दिए। फिर मैं इरिगेशन मिनिस्टर से मिला, उन्होंने मेरी सारी बात सुन के उसी समय अपने सीनियर अधिकारी को आदेश दिए कि रेवाड़ी में पहले ही हफ्ते से नहर द्वारा सारे स्टोरेज भर जाने चाहिए। और जो रेवाड़ी का पानी पूरा नहीं मिल रहा है, आप लोग लापरवाही करते हैं या किसी के दबाव में या अपनी अकल से जो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब ये सहन नहीं होगा। रेवाड़ी का पानी रेवाड़ी को पूरा मिलेगा। इससे आप पूछ भी सकते हैं, आप मंत्री तो आपके पड़ोस का है अभय सिंह जी, बनवारी लाल से पूछ सकते हो जो मैंने सुझाव दिया। इज हियर। स्कूल का मामला सीमा तिरखा से मुख्यमंत्री से उठते हुए हो गया। इसके बाद एक मामला था अपना बस स्टैंड का। मैंने कहा जी मेरे समय में ही कोर्ट का फैसला आ गया था रेवाड़ी बस स्टैंड में जो रुकावट थी। फिर बिजली के खंभे हटाने के नाम पे कई महीने के सालों लग गए। फिर ड्राइंग बनाने में बहुत समय गुजर गया। अब इसकी टेंडरिंग हो गई, ठेकेदार लोग आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे। ठेकेदार काम नहीं करना चाहता तो दूसरा ठेकेदार दीजिए,
वरना इसको तुरंत कराइए। तो बहुत लंबा मामला हो गया, लोगों ने आज छोड़ दिए कभी ये बस अड्डा बनेगा। इसको भी गंभीरता से लिया उन्होंने। मैंने खुद बात की असीम गोयल से, तो बोले भाई साहब मैं इसको प्रियोरिटी दूँगा, मैं लेता हूँ। धारवाड़े के बस अड्डे के लिए बात की, मतलब कि मैंने उसको कंडम कराया बिल्डिंग को, विधानसभा में सवाल उठा के उसका बजट सैंक्शन करवाया, बिल्डिंग विजिट कराई, वो बजट दे दिया। बजट देने के बाद स्थिति वहीं की वहीं है, उसकी ड्राइंग इतनी लेट बनी है, टेंडर हुआ नहीं उसका। तो ये सारी बातें गंभीरता से ली गई हैं, शीघ्र करेंगे। मैंने कह दिया अब 3-4 महीने हैं, सरकार कम से कम आप एक्टिव मोड में आना चाहिए, लोगों को लगे तो सही काम शुरू हो गया, करेंगे या कर रहे हैं। तो भाई लक्ष्मण कहने लगे हमने ऐसा कर दिया, कमेटी बना रहे हैं। भाई कमेटी मत बनाओ, कमेटी बना के जो योजना बनाओगे ना 3 महीने में, जो पाइपलाइन में उन्हीं काम को कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ये कर लो। बात पूरी हुई। एक मामला था अपना सारनवास पोली क्लिनिक है पसंद, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोग किसान हैं और पशुओं का काम काफ़ी करते हैं। पर हो क्या रहा है कि यहाँ अगर किसी पशु का ऑपरेशन होना है तो वो अपनी गाड़ी करे, हिसाब ले जाए, फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, मशीन नहीं है। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, सर्वे भी हो गई थी, विश्वास भी दिला दिया गया था हम जल्दी कराएंगे। लेकिन क्योंकि उस समय मैं पार्टी में नहीं था, केवल आवाज़ उठाने वाला था, पार्टी से बाहर था। अब जब पार्टी में हूँ तो मैंने आवाज़ उठाई है, तो मैं ये हक समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो काम होना चाहिए। इस तरह से जहाँ हम अधिकारियों के पास गए तो ये लगा कि आप अधिकारी उस तान को छोड़ के जन सेवा के प्रति दबाव में हैं। हालांकि ये जो 5-5 सीट जीत के जो गलती हुई है लोगों से, उसके बाद कुछ अधिकारी कंफ्यूजन में हैं और वो चलते हैं राज के साथ। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको देख के सब एकदम लाइन मार गए। जहाँ जहाँ हम मिले सब अधिकारियों ने कहा कि नायब सिंह सैनी जी का जो तरीका है ना, हम सब कुछ छोड़ के भी काम करने के लिए बात नहीं, बहुत प्रेम से काम ले रहे हैं और मन से काम ले रहे हैं, दिल से काम ले रहे हैं। और ये उन्हीं कामों के लिए कहते हैं जो जन कल्याण का काम है, उनके लिए कह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल ये हुआ, भाई लक्ष्मण से बात हुई, सीताराम से बात हुई, हम तो थे ही, अभय सिंह जी थे। मुझे ये लगा कि अगर साधारण घर के लोग राजनीति में आए, उनके लिए ना दिन है ना रात है, जो सेवा वो कर सकते हैं, जो प्यार उनमें है, भगवान से जो डर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोग ही नायब सिंह सैनी जैसे परमात्मा करें ऐसे लोग आगे आएँ और वो जनता के प्रति ऐसे ही समर्पित रहें, तब प्रजातंत्र का स्वरूप निखरेगा, निश्चित निखरेगा। मैं यही प्रार्थना लेके आया हूँ। और ये बात मैंने बतानी थी कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा दयालु, ऐसा कर्मठ, ऐसा भावना से ओतप्रोत किसी प्रदेश को मिलता है, वो प्रदेश भाग्यशाली है। और ये ऐसे लोग पूरे देश में हो जाए तो कहना क्या है जी। तो मैंने जब contest the election? Definitely, why not? There is no cap, there is no barrier in fighting election. There is no age. 75 का एक बैरियर बना रखा है, बीजेपी की बात होती है कई बार, पहले 70 प्लस का था, अब 75 प्लस का है। Now for your information, जी, Mr. Ranjit Chotala is 79. He contested parliament election. चौटाला को देख करके आपकी उम्मीदें जिंदा हो गई। नहीं, वही नहीं। यहाँ एक मंत्री भी हैं जो 83 साल के हैं। And there are so many leaders who are above and beyond 80. तो बात ही नहीं। और अमित शाह जी ने कह दी कोई कैप नहीं है ऐसी। तो इसलिए देयर इज नो कैप। There is no cap, sir. और contest the election? Definitely, why not? There is no cap, there is no barrier in fighting election. There is no age. 75 का एक
बैरियर बना रखा है, बीजेपी की बात होती है No, कई sir. बार, पहले 70+ का था, अब 75+ का है। Now, for your information, जी, Mr. Ranjit Chotala is 79. He contested parliament तो election. चौटाला को देख करके आपकी उम्मीदें जिंदा हो गई। नहीं, वही नहीं। हम्म। यहाँ एक मंत्री भी हैं जो 83 साल के हैं, एंड देयर आर सो मेनी लीडर्स हु आर अबाउट एंड बियॉन्ड 80। बात ही नहीं। और अमित शाह जी ने कह दी कोई कैप नहीं है ऐसी, काफी देयर इज नो बात- कैप सर, और नो लिमिट, स्काई इज द ओनली लिमिट। आपकी सीमा थोड़ी कापड़ीवास जी, जी। आपके और राव इंद्रजीत के बीच संबंध जो है काफी कटु रहे। अब आप उसी भारतीय जनता पार्टी में हैं जिसमें राव इंद्रजीत सिंह है। अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो क्या आप पहले की तरह राव इंद्रजीत से आशीर्वाद लेने जाएंगे? देखिए, ये समय बताएगा, हर चीज़ समय के गर्भ में है। मैं पहले बता सकता हूँ, मेरी एक आदत है, जैसा कोई बर्ताव करेगा वैसा मैं उससे पहले करने के लिए तैयार हूँ। और मैं एक बात और क्लियर करूँ कि आशीर्वाद अपने से छोटे से नहीं दिया जाता। उस चुनाव में मुझे हमारे संघ परिवार ने, पार्टी के हाईकमान ने भेजा था ये कह के कि कापड़ीवास जी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और कैंडिडेट तो हर आदमी के आगे हाथ उठता है, हर वोटर के आगे भाई वोट देते, तो वो तो हमारे सामने। आप आशीर्वाद शब्द की जगह समर्थन लगा आप लीजिए। जाएंगे, हाँ जी जी। तो मैं वहाँ पार्टी के कहने से गया, जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अभी जब हम रेवाड़ी शहर की बात करते हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो आपके समय के मुद्दे थे, चाहे कॉलेज का हो, चाहे दूसरे इश्यूज हों, चाहे बस स्टैंड का हो, सारी परियोजनाओं को, चाहे बाईपास का इशू हो, सारी परियोजनाओं को या तो धीमी गति से आगे बढ़ते देखते हैं या वो पूरी नहीं हुई है। आप मतदाताओं के बीच क्या संदेश लेकर जाएंगे, कैसे पैरवी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? मेरे समय जो काम हमने घोषणा कराई थी, उसमें पानी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, ऐसा नहीं, बल्कि पूरा काम हो गया था। बॉयज़ कॉलेज ज़मीन खुशने के बाद भी हमने चालू इसलिए करवा दिया था, पता नहीं आगे तो स्कीम कोई कॉलेज को कैंसिल कर दिया जाए, तो हमने रजिस्ट्रेशन और इसको चालू बिना बिल्डिंग, केवल प्रयास से और इच्छा शक्ति से वो चालू कराया था। ट्रॉमा सेंटर का जो फुट ओवर ब्रिज, और आपको याद होगा 2014 से पहले मैं भी अखबारों में छपवाता था और आप छापते थे कि रेवाड़ी का अस्पताल भाई भाई के झगड़े में एमएलआर काटने का एक दफ्तर मात्र है, एक्सीडेंटल काट उसमें पोस्टमार्टम का एक दफ्तर मात्र है, यहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती, कुत्ते सैर करते हैं। उस समय वो पीडी वाज 150, ये तो रिकॉर्ड की बात है, आप देखिए। और मेरे समय में जो फैकल्टीज आई, मशीनें आई, जो बिल्डिंग बनी, तैयार हुई, उसके बाद वो पीडी 1800 तक पहुँची। आज की स्थिति का मुझे नहीं पता है। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों में वो हुई। नहरों का चौड़ीकरण मेरे सामने ही हो गया था, साहबी नदी में बरसात का पानी डालना शुरू हो गया था, हमारे समय में हो गया था। अपना सीनियर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जिसकी बिल्डिंग अब भी बन रही है, उसको तोड़वा के, कंडम करवा के, उसका बजट 9 करोड़ मंजूर करा के दे दिया था। अब मेरे जाने के बाद कुछ कछुआ चाल में आ गए, कोई उसको परसू करने वाला नहीं रहा, कोई बढ़ाने वाला नहीं रहा। ये दायित्व उन लोगों का था जिन्होंने, जो रेवाड़ी में बीजेपी के हेड थे उस समय, तो अपने पार्टी से बाहर था। तो मैं केवल क्या कह सकता था, फिर भी बाहर होते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लेके आया था और माननीय प्रेस ने वो छापे थे। हालांकि हाँ जी 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 मैं कह रहा था कि आपने अभी कहा कि आरएसएस ने आपको वहाँ भेजा था और आप वहाँ गए थे, तो कहीं ना कहीं आपको मलाल है कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आप चले भी गए तो आशीर्वाद जैसी जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कैंडिडेट को नहीं, वो क्या है, बातें होनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि उनके आशीर्वाद के लिए गए थे, उनके बिना ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, आज मैं ये कहूँ कि मेरे आशीर्वाद के बिना वो सांसद नहीं बनते, ये गलत है, या उनके आशीर्वाद के बिना कोई विधायक नहीं बनता, ये भी गलत है। वोट होती है पार्टी की, जनता की, प्यार की, वो वोट होती है। तो मैं ये कह दूँ, मैं जिता दूँ किसी को, मैं हरा दूँ, ये दुर्भाग्य है। लेकिन पार्टी की आप बात करते हो, कापड़ीवास जी एक दिन मोती चौक पर नजर आते हैं,
जी, जब बाकी हम निगाह दौड़ाते हैं तो गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कापड़ीवास जी चुनाव प्रचार में कहीं नज़र नहीं आते हैं। इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि आप ध्यान करो 2014-19 जी, हमारे उम्मीदवार ने, पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझे फ़ोन करके हमेशा बुलाया और मैं कहती मदद के लिए आया। इस बार उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी तो हमने मोदी के नाम पे मदद कर दी। मोदी जी के नाम पे मदद आप रेवाड़ी में देख भी सकते हो। मेरे साथी जो हैं उनके वार्डों में देखिए आप, कापड़ीवास में उनकी जीत हुई, हमारे आसपास के गांव में सब में जीत हुई, जहां वो ये नहीं गए वहां हुई। तो आपने बिना मांगे मदद की? मोदी जी के नाम पे। नेता जी, एक मंत्री जी अभी बने अपने नए, तो उन्होंने कहा कि उनकी हार हुई है 70,000 से, काफी जीत महसूस कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ नेता, क्या कारण मानते हैं कि आखिर इतने कम वोटों की जीत हो पाई? देखो, वो हार मानते हैं, ये दुर्भाग्य है। जीत चाहे एक वोट से हो, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जीत तो जीत है, उनको एहसान मानना चाहिए परमात्मा की भी, का भी, मोदी जी का भी, और इस इलाके की जनता का, जिन्होंने इतने बार लगातार जिता के कितनी वोट दिला दी। तो कौन कहता है कि हार है? ये तो जीत है। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो सिर्फ मेरे समर्थकों की वजह से जीत हुई है। आप सिर्फ समर्थकों की, आप कह रहे हैं कि हमने भी मदद की और लोगों ने भी मदद की, लेकिन उनकी तो कहीं नहीं मानते। वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे समर्थकों की वजह से मेरी जीत अब हुई। वो क्या कहते हैं, वो उनकी मर्जी है। उस बात को जनता भी तोड़ लेगी, पार्टी भी तोड़ लेगी। उनको खुद भी इसमें अपना एनालाइज करना चाहिए कि अगर बीजेपी में है वो, तो मेरा और तेरा कहाँ रह गया? आज भी 10 साल के बाद अगर मेरे वर्कर और बीजेपी के वर्कर अलग हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है क्या है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि दूसरे स्थानीय नेता भी उनके किसी चुनाव प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रहे इसके मंच पर? देखिए, जिनको बुलाया, याद किया, वो सब गए। जिनको नहीं बुलाया वो नहीं गए होंगे। उसका जवाब तो वो ही देंगे। नंबरदार आ जाओ। विधायक जी, एक बात मैं बता दो, पिछले चुनाव में आप सुनील मुझसे को टिकट दे दी, आपने चुनाव कुर्सी ला दो। सतीश आपके साथ इकट्ठे हो गए आके। आपकी बात यदि सुनील को टिकट मिल जाती है तो क्या फिर चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी अरविंद या अन्य पार्टी से इकट्ठे होंगे, या फिर विरोध में चुनाव लड़ेंगे? एक बता भाई, कल क्या होना है, भविष्य के गर्भ में क्या है, बता सकते हो? अनुमान तो किया जा सकता है। हाँ जी, अनुमान तो आप तो बता ही सकते हो। वो समय की परिस्थिति बताती भाई। आप तो बता ही सकते हो, सवाल बिल्कुल सही है। लंबी लाइन में आप कापड़ीवास जी खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं, और अगर टिकट नहीं मिलती है पार्टी तो उनका रुख क्या रहेगा? भाई, खड़ा करेगी पार्टी। रुख क्या रहेगा? पार्टी जिसको खड़ा करेगी जी, जनता उसको कैंडिडेट मानेगी। पार्टी किसी को खड़ा कर दे, मैं कह दूं मैं महेश जी के साथ हूँ। पार्टी तो पिछली बार की खबर को सुनील को दिया था, तब भी आप एंटी चले गए थे, तो अब की बार क्या है ये तो जानना चाहती है रेवाड़ी की जनता। रेवाड़ी की जनता ने भी कुछ आप जानना चाहते हो? है जी, मैं भी आप जानना चाहते चाहता हो हूं। तो मेरा आज भी वही जवाब है भाई, ये सब कुछ गर्भ में है, और परमात्मा उस समय क्या बुद्धि देता है, क्या होता है, परिस्थितियों की बात है। पर 99% हम सोचे ही क्यों ऐसा, पार्टी मुझे टिकट देगी, वरिष्ठता के आधार पर देगी। और वरिष्ठता की अनदेखी अगर की गई और ज़्यादा वरिष्ठ बता दिया तो भतीजा तैयार है? भतीजे से पूछो।